जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सीक्वेंस की दुनिया में एक लास्ट बड़ी मार्वलस चीज़ बची हुई है और वो चीज़ क्या है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सीक्वेंस में जो कुछ सीखा वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंट की बात थी और मोनोटोन की बात थी। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है कॉशी। कॉशी ने सीक्वेंस की दुनिया में ना एक बड़ा ख़तरनाक ढंग से एक सीक्वेंस एक अपनी आइडिया रखी। वो आइडिया क्या है उस आइडिया को हम लोग बात करेंगे। और हमारी जो आज वीडियो लेक्चर्स है टोटल कॉशी साहब पे ही समर्पित है, उन्हीं की बात करते हैं। अच्छा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसकी भी बात देख लें। क्या है वो, उसका जो नाम है ना वो कॉशी क्राइटेरियन है। क्या है कॉशी क्राइटेरियन, थोड़ी इसकी पहले हम लोग बात कर लें। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉशी क्राइटेरियन। क्राइटेरिया का जो मतलब होता है ना, मानदंड होता है कि एक रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है जिसके बेस पे अन्य चीज़ों को हम लोग डिफाइंड करते हैं। नहीं कहते हैं आपका क्राइटेरिया क्या है, मानदंड क्या है। तो यहाँ कॉशी ने सीक्वेंस की दुनिया में ऐसी कौन लाजवाब चीज़ ले आई, बाकमाल चीज़ आई है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और बड़े ज़बरदस्त ढंग से एनालिसिस करेंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान से और दिल दिमाग शांत करके आप सीरियसली बैठेंगे और पेन और जो है पेज भी, आप कॉपी भी लेके बैठें, इस चीज़ को नोट करें। अगर हम सीक्वेंस की दुनिया में चलते हैं तो वहाँ देखते हैं दो चीज़ आती है। पहली चीज़ आती है कि सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट जो प्रूफ करते थे, कैसे प्रूफ करते थे वो हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ करने का ये मेथड था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ये तो ये बात थी जिसको हम लोग निकालते कैसे थे, एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग इससे वर्क करते थे, un इज इक्वल टू l ये होता था। तो हम लोग कहते थे कि L इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यानी दिस इज़ द प्रोसेस टू डिफाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। ये था एक पार्ट इस पे था। और सेकेंड जो मेरा पार्ट था वो था कि अगर हम ये प्रूफ करें कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, कि UN सीक्वेंस जो है मेरा ये मोनोटोन है, अगर ये बाउंडेड एबव है तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट करेगा। यानी अगर सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो सीक्वेंस की दुनिया में हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है दिस, जिसे हम लोग लिमिट निकालते हैं, दिस प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कि मोनोटोन सीक्वेंस हम लोग ले लें और देखें वो बाउंडेड एबव है और बाउंडेड बिलो है, तो इस प्रोसेस से हम लोग सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं। इस पर भी बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इस पर भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ये सब सारी बातें हमने की हैं। कॉशी ने क्या सोचा, कॉशी की क्या आइडिया थी, कॉशी का मानदंड था। कॉशी ने ये कहा, ये इन दोनों की ज़रूरत नहीं है कॉशी में। कॉशी ने जो एक आइडिया रखी वो बिना हम लिमिट निकाले और बिना मोनोटोन चेक किए हुए हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात करते हैं। ये बाकमाल है कॉशी साहब का कि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस है मोनोटोन है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो है, ये बवाल की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मतलब विदाउट इसके सीक्वेंस ने एक आइडिया रखी कि उस आइडिया से हम लोग पता कर सकते हैं कि सीक्वेंस का नेचर क्या है, कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो फिर उस आइडिया को हम लिखने जा रहे हैं और मेरी बड़ी इच्छा ले रही है कि हम उसको प्रूव भी करें, क्योंकि वो मार्वलस रिजल्ट है सीक्वेंस की दुनिया में और मेरे लिहाज से वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अक्सर देखेंगे आप CSIR नेट गेट का जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, इसके रिजल्ट से क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। अच्छा, एक बार तो CSIR नेट में कॉशी सीक्वेंस पर बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसकी बात थोड़ी हम लोग कर लें, क्या है ये। उसका नाम ये है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस।
ये क्या है, थोड़ी इसकी हम लोग बात कर लें। क्या कहता है ये कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है क्या? ये चीज़ ये कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस UN, कोई भी सीक्वेंस है UN, इज दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है, मीनिंग कि इफ एंड ओनली इफ का जबरदस्त है ये। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस UN इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए natural number m such that absolute value of UN plus p minus UN less than epsilon for all n greater than or equal to m and p is equal to 1 2 3 4 and so on. देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m दिस। ये क्या है, थोड़ी इसकी मैं एनालिसिस कर दूँ, समझा दूँ, और आप भी बड़ा सीरियसली इसको समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यही इसका जो है ना सब कुछ है, यही प्राण है इसका। और हम कहें कि सीक्वेंस की दुनिया का बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, या सीक्वेंस में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके प्रूफ को जो हम देखेंगे ना, तो इसकी क्या मार्वलस चीज़ है, क्या मार्वलस थ्योरम है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और द थ्योरम, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जेंस क्या है। अच्छा, इसको हम लोग फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं, वो भी फर्दर में हम बात करेंगे, पहले इसकी हम बात कर लें। कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस UN, कोई सीक्वेंस UN है, मतलब रियल नंबर का है यहाँ, वो कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा? इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m, एक ऐसा नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करना चाहिए कि सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UN प्लस p माइनस UN लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n एंड p इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड so। ठीक है, ये तो बात चीज़ हो गई, साहित्यिक चीज़ हो गई मैथमेटिक्स की, ये मैथमेटिक्स वर्ड हो गया। बट जब हम एप्लीकेशन पार्ट में वर्क करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग दो पार्टों में है। एक पार्ट ये है कि ये कन्वर्जेंस की बात करता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब कि ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू L, ये फाइनाइट एंड यूनिक होगा, ये बात होगी। दूसरी बात ये जो यहाँ आई है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट, ये बात कह रहा है। ये है क्या एक्चुअल में? ये जो लिखा गया है अगर मैं थोड़ी इसकी एनालिसिस करूँ यहाँ, तो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, तो कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए वैल्यू में अगर m ले लूँ तो ये हो गया um प्लस p माइनस um। लिसनर थोड़ी इस चीज़ को यहाँ ध्यान देंगे, लेस देन एप्सिलॉन, हमने कोई पर्टिकुलर यहाँ से n की वैल्यू एक पिकअप कर लिया। वैसे ही इनक्वालिटी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है जो m से ग्रेटर है, m है m से ग्रेटर है, मतलब सीक्वेंस के हुए सारे टर्म जो m है m से ग्रेटर है उनके लिए सेटिस्फाई है। अब यहाँ p का कंसेप्ट क्या है, मैं वही बात यहाँ रखने चाह रहा हूँ। जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट को बड़ा ये कन्फ्यूज क्रिएट करता है, बार बार कहते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, हमने 10 बार सीक्वेंस को पढ़ा, कॉची को पढ़ा, प्रूफ देखा, बट ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ताकि बिगिनर स्टूडेंट को फिर ये प्रॉब्लम ना हो, ये न तड़पाए, क्योंकि ये बहुत तड़पन देता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो यही है ना कि p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड so on। अब इसकी बात हम एक लाइन में यूँ क्लियर कर दे रहे हैं। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये क्या है? इसकी मीनिंग है ना कि ये डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस या डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ दो सटे हुए नहीं हैं, एक यहाँ है तो दूसरा जो है ना वो
अनंत इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, पी नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पी भी एनी नेचुरल नंबर, मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है u2 माइनस u1 या u2 रेज टू द पावर कितना लिखना भाई, लिखते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, नेचुरल नंबर ही है p माइनस u1, मतलब कि सीक्वेंस का ये टर्म और इन टर्म का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है। ये मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस का टर्म आप यहाँ लीजिए, दूसरा जो है जाकर के अमेरिका लीजिए, कहीं भी ले लीजिए सीक्वेंस का टर्म, और उन दोनों का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। या u2 माइनस u1 लिख रहे हैं तब भी उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये p का कंसेप्ट का मतलब ये है कि वो दो जो सीक्वेंस हैं, दो जो सीक्वेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, अब सीक्वेंस के बीच की डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि ये u2 u1 भी हो सकता है, u2 u5 भी हो सकता है, u2 u3 भी हो सकता है, तो इसी टाइप का नहीं, वह ये क्या है तो दूसरा आप सोच लीजिए p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा p, कुछ भी नेचुरल नंबर उठा के पिकअप कर दीजिए, तो इन दो जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और एप्सिलॉन योर चूज एन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ p का कंसेप्ट ये है, मतलब p कोई भी नंबर, इसका मतलब है कि सीक्वेंस के किन्हीं भी दो टर्मों का डिफरेंस जो है ना लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये खोज रही है कौशी की, ये ज़बरदस्त खोज रही है। अच्छा, फिर इस खोज से कैसे सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूफ होगा, हम इसकी बात करेंगे यहाँ, क्योंकि कन्वर्जेंट में तो मेरी बात ये है, ये बात है यहाँ यल नहीं है, यहाँ यल तो ये आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इज इक्वल टू यल एंड यल इज ए नंबर हियर एंड दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज आल्सो द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ तो ये है, और यहाँ क्या था कि ये पहले मोनोटोनिक होता था, उसके बाद बाउंडेड एबव देखते थे, तो बाउंडेड एबव में जो सुप्रीमम आता था वो इसकी लिमिट हो जाती थी, और बाउंडेड अगर बिलो होता था तो वहाँ जो इन्फीमम आता था वो उसकी लिमिट हो जाती थी। बट यहाँ तो इन सबसे नज़ारों से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए मेरा मन कर रहा है इसको प्रूफ करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ भी होना चाहिए। अब चलते हैं कि इसको एक अलग तरीके का हम प्रूफ देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल वो किताबों से अलग हट करके, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, ताकि हर स्टूडेंट इसको बड़ा सीरियसली समझे। अच्छा, अगर कहीं प्रॉब्लम है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम स्वागत करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए और कमेंट करिए, किसी भी इसके टर्म पे, किसी भी पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं है, तो जब भी मेरा वीडियो लेक्चर्स बनेगा ना तो सीक्वेंस की जब वो बात आएगी तो हम उस चीज़ को वहाँ क्लियर कर देंगे। अच्छा, दूसरा हम प्रयास करेंगे कि कोई यहाँ प्रॉब्लम न रह जाए, तो चलते हैं इसका प्रूफ का श्री गणेश कर देते हैं। आ जाइए, प्रूफ की दुनिया में आ जाते हैं। तो प्रूफ हियर, और प्रूफ में पहला जो है वो नेसेसरी पार्ट है, तो उसको पिकअप करते हैं, नेसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट कर लें कि ये जो सीक्वेंस है un इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट है तो साथ साथ ये होता है ना, एंड लिमिट किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू यल, ये बात लिखी जाती है। जब भी आप कन्वर्जेंट लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसके बाद साहित्यिक डिफिनीशंस क्या होती है, बार बार कहते रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो साहित्यिक डिफिनीशंस की शरण में आते हैं। कन्वर्जेंट की साहित्यिक डिफिनीशंस क्या है, यानी इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली वो लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। साहित्य क्या हो जाता है इसका, मैथमेटिक का साहित्य क्या होता है, देखिए इसकी मीनिंग हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर्स पिकअप करिए। अच्छा, यम यहाँ और पीयू में बड़ा कंफ्यूज होना है, यम नेचुरल नंबर्स कोई आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कहीं यम लिखे, कहीं k1 लिखे, कहीं k2 लिखे, कहीं p लिखे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले लीजिए। बट यहाँ जो लिखा जाता है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, तो हम वही रहने देते हैं। ए नेचुरल नंबर यम सच दैट क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ये होगा, ये दिस इज द डिफिनीशन हियर। इसको हम लोग 1 नाम दे दें। ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये बात हम लिखते हैं, अगर कोई भी एप्सिलॉन आप देंगे, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो उसे करस्पॉन्डिंग हमेशा एक m खोज के निकाल लेंगे, उसी को m एप्सिलॉन गेम भी कहते हैं। आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर दे दीजिए, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, तो उस नंबर के करस्पॉन्डिंग m मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है।
ठीक है, ये बात है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा हम आपको क्लियर कर दें। आ जाइए यहाँ, क्या मतलब है इसका? इसकी मीनिंग ये है कि ये जो रिलेशन होल्ड करेगा किसके लिए, किस सीक्वेंस के लिए ये होल्ड करेगा? देखिए, यम और यम से बड़े, मतलब यू एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, यू एम प्लस 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, यू एम प्लस 2 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब यम से बड़ा जो भी नेचुरल नंबर लिखेंगे उसे करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे सीक्वेंस के टर्म आएंगे इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ 1, अब यहाँ देखिए थोड़ा 1 से हम क्या लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 1, जो रिलेशन 1 है, वी है या जो 1 है, क्या लिखेंगे? ये मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन प्लस पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर p इज इक्वल टू 1 2 3 4, सारे नेचुरल नंबर उठा के पिकअप कर लीजिए यहाँ ये, और इसको थोड़ा मैं यहाँ नामकरण संस्कार इनका 2 कर दूँ। अच्छा, मैं 1 से लिख सकता हूँ या नहीं, थोड़ा इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। ये क्या है, इसका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है। मतलब यन आप कुछ भी पिकअप करके लिख दीजिए, जो भी यम या यम से जो बड़े होंगे उनके लिए होल्ड करेगा। तो आ जाइए P1 यहाँ लिखिए, तो P1 लिखेंगे तो क्या आएगा? यू एन प्लस 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा या नहीं? विद द हेल्प ऑफ 1 होगा या नहीं बताइए? क्योंकि ये उनके लिए ट्रू है, उस यन के लिए ट्रू है जो यम है एम से ग्रेटर है। तो यन ग्रेटर देन यम है तो यन प्लस 1 ग्रेटर देन यम, तो नेचुरल सी बात हो जाएगी। यन प्लस 2 भी तो यन से ग्रेटर होगा, तो अगर यन ग्रेटर देन आर इक्वल टू यम है तो यन प्लस 1 डिफिनेटली ग्रेटर देन यम, लेस देन तो होगा नहीं। यन प्लस 2 डिफिनेटली ग्रेटर देन यम, यन प्लस 3 डिफिनेटली ग्रेटर देन यम, यन प्लस 4 डिफिनेटली ग्रेटर देन यम, यन प्लस 100 डिफिनेटली ग्रेटर देन यम। इन जनरल यन प्लस पी हर हालत में ग्रेटर देन यम, और ग्रेटर देन यम जो नेचुरल नंबर है उनके लिए होल्ड करेगा। तो मतलब ये बात मैं क्लियर लिख सकता हूँ। क्लियर, 100% क्लियर यार, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हैव नो एनी डाउट, इस जो हमने टर्म लिखा है कोई डाउट नहीं। अब 1 और 2 से क्या गुल खिलेगा मैथमेटिक्स की दुनिया में, थोड़ा ये देखिए कौन सा भी हम लोग कमाल की चीज़ ला देते हैं। नाउ हमें ये चीज़ लानी है, ये कन्वर्जेंट ले लिया तो ये चीज़ ना लानी है, तो ये चीज़ लानी, थोड़ा इस चीज़ को देखें। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन प्लस पी माइनस यू एन को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ा और हम कर दें, क्योंकि जनरली वो चीज़ एक मैथमेटिक्स की परंपरा है, तो उस परंपरा का हम लोग निर्वाह करते हैं, बस सिंपली यही बात है। तो थोड़ा बहुत यहाँ चेंजिंग आएगी। क्यों चेंजिंग आएगी? केवल वो परंपरा है, उसका निर्वाह करना है बस, और कोई रीज़न नहीं है कि लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम लोग वही चीज़ लिखें, उसी ट्रैक पे रहें। उस बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या है देखिए, क्या देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एम सच दैट दिस। अच्छा, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंट की जो कंडीशंस है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाई होती है, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं तो क्या एप्सिलॉन बाई 2 के लिए सेटिस्फाई होगी या नहीं वही कंडीशन? अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई चीज़ सेटिस्फाई है तो ये एप्सिलॉन बाई 2 के लिए सेटिस्फाई होगी या नहीं? डेफिनेटली होगा। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी तो नेचुरल सी बात है ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेफिनेटली। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं ना, यहाँ थोड़ा एप्सिलॉन बाई 2 कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं क्यों कर देता हूँ, रिलेशन सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अगर एप्सिलॉन के लिए 2 है तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए 2 होगा, नथिंग है, कोई मैटर नहीं है। बस एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखते हैं थोड़ा ध्यान देना है। अभी देख लीजिए आप क्यों ऐसे हम लिख रहे हैं, रीज़न क्या है। आप मत लिखिए वहाँ एप्सिलॉन 1 लिखिए, वहाँ एप्सिलॉन 2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू एन प्लस पी माइनस एल माइनस यू एन। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन प्लस पी माइनस एल, ये कर दिया, माइनस यहाँ से अगर कॉमन कर लें तो यू एन माइनस एल हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लेस देन आर इज इक्वल टू यू एन प्लस पी माइनस एल प्लस यू एन माइनस एल। अच्छा, सबको तो पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी को भी ये रिजल्ट है लिखा जाता है, ये भी रिजल्ट लिखा जाता है, दिस दोनों रिजल्ट लिखे जाते हैं। हो गई बात है। अब यूजिंग 1 and 2
यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का प्रयोग करिए तो क्या आएगा, ए लेस देन आर इज इक्वल टू ए लेस देन है, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो मिला क्या आपको, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ यू एन प्लस पी माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन, इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 लिखा जाता है, बस और कोई रीज़न नहीं है। आप यहाँ एप्सिलॉन 1 लिखिए, एप्सिलॉन 2 लिखिए, वहाँ क्या होगा, एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 होगा, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 होगा, और ध्रुव सत्य है कि एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। बट एक परंपरा है मैथमेटिक्स की, ये सब लिखने के लिए लिखा जाता है और डजंट मैटर हियर, कोई मैटर नहीं है हमको एप्सिलॉन बाई 2 ही लिखे हैं, नहीं, बट एक परंपरा है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान दिया जाता है, ऐसे हम लिखे थे बस। अब हमने क्या प्रूव किया, व्हाट, फॉर ऑल किसके लिए था ये 1 and 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m था, एंड साथ साथ किसके लिए था, 2 क्या था, p 1 2 3 4 एंड आर्ट्स 1, क्या निकल के आया, क्या ये कहता है, ये कहता है कि दिस हेंस नेसेसरी पार्ट प्रूफ हियर, नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया मेरा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसको हर हालत में होना होगा, और ये कैसे होगा, दिस बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो यहाँ भी कमेंट तक जाइए और कमेंट करिए, हम इसका जवाब देंगे। अब चलते हैं हम इसके कन्वर्स पार्ट पे, सफिशिएंट पार्ट पे आते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सफिशिएंट पार्ट हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जरा उस चीज़ को देख लें। अब सफिशिएंट पार्ट का मतलब कन्वर्सली, तो कन्वर्सली क्या है, अब हम ये कहेंगे कि कॉशी ने हमें जो दिया वो ट्रू है, तो अब ये दिखाएंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कॉशी की क्राइटेरिया, मतलब यही है, यही मानदंड है, यही क्राइटेरियन है उसका, कॉशी का जो दिया था सीक्वेंस के लिए यही है कि ये जो है सेटिस्फाई करता है, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो फिर दिखाएंगे कि जो सीक्वेंस होगा मेरा कन्वर्जेंट होगा फाइनली। चलिए सफिशिएंट पार्ट्स में आ जाते हैं, तो सफिशिएंट पार्ट लिख लिया जाए। अब हम सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सफिशिएंट पार्ट में क्या है कि लेट कर लेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक नहीं, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर झगड़ा नहीं है, आप झगड़ा मत कर लीजिएगा, कोई भी नेचुरल नंबर लिख दीजिए, K1 K2 K3 m, जो भी आपको लिखना लिख। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m, बट मैं m लिखूँगा क्योंकि m ही यहाँ है, तो m लिखिए, लिखना भी चाहिए। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m क्या होगा, सच दैट की जो बात आएगी वो ये होगी कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ un प्लस p माइनस un लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू p एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m एंड p इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जो भी नेचुरल नंबर पिकअप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसका नामकरण संस्कार हमने स्टार कह दिया, मतलब कि हमारा जो सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है उसके लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। नहीं कोई भी, इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी एप्सिलॉन आप मुझे देंगे तो इसे करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर हमेशा ऐसा मिलेगा m, जहाँ m से बड़े सारे जो नेचुरल नंबर होंगे उनके बीच जो सीक्वेंस के टर्मों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ऐसा होगा। ये हमारी रिजल्ट स्टार ये कहता है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, फाइनली क्या प्रूफ करना है, फाइनली ये प्रूफ करना है कि सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है, राइट। तो अब कन्वर्जेंट प्रूफ करने के पास अब तक मेरे पास दो साधन थे, या तो मैं यूँ दिखा दूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un हो जाए, मतलब ये दिखा दें un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन वाली डिफिनीशन लगा दें, और ये प्रूफ करें कि ये सीक्वेंस मोनोटोन है, तो फिर बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की बात दिखानी होगी, क्योंकि मेरे पास अब तक केवल दो ही मेथड है प्रूफ करने का, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, या तो ये दिखाएं या फिर मोनोटोन वाला चैप्टर खोल दें।
इन दो बातों से प्रूफ होगा। तो हम इस बात से प्रूफ करने जाएंगे, इससे प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव दैट, और फर्स्ट वी शैल शो दैट, ऐसे लैंग्वेज लिखें थोड़ा अच्छा रहेगा, फर्स्ट वी शैल शो दैट, क्या प्रूफ करेंगे कि जो सीक्वेंस जो यूएन है इज वो बाउंडेड है। ठीक है, ये बात मैं प्रूफ करूंगा। पहले ये बात प्रूफ करने जा रहा हूँ सीक्वेंस बाउंडेड है। अच्छा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो आप क्या जानते हैं, तो बाउंडेड की मीनिंग तो यही हुई कि दो नंबरों के बीच में सीक्वेंस के सारे नंबर हो जाने चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये बात लिखें या ये बात लिखें, बात एक ही है कि दो नंबरों के बीच में हो जाने चाहिए सीक्वेंस के सारे नंबर। तब हम कहते हैं कि वो जो मेरा सीक्वेंस है वो मेरा बाउंडेड है। तो यही तो दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे दिखाते हैं। आइए तैयार हो जाइए। ये कह रहा है कि लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ फॉर कन्वीनियंस, सिंस ये रिजल्ट स्टार होल्ड है उन सभी के लिए, सभी एप्सिलॉन के लिए, तो टेकिंग जब भी बाउंडेड एस टाइप का प्रूव करना हो ना तो हमेशा ये ले लेते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, 2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 इन रिजल्ट, जो रिजल्ट है रिजल्ट स्टार वी है। चलिए ये एप्सिलॉन 1 के लिए ट्रू होगा क्योंकि ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un प्लस पी माइनस un लेस देन 1। अब यहाँ होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m एंड p की जो महिमा है 1, 2, 3 एंड डॉट्स 1, ये सब चलेगा। अब हम कोई, इसका मतलब कि ये इनइक्वालिटी सब नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है जो m से बड़े हैं। तो एक पर्टिकुलर हम n इज इक्वल टू m ले रहे हैं तो उसके लिए भी ट्रू होगा, m प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, m प्लस 3 के लिए ट्रू होगा, तो m के लिए भी ट्रू होगा, m हम ले रहे हैं। तो टेकिंग एक पर्टिकुलर ले रहे हैं, टेकिंग n इज इक्वल टू m। चलिए तो n इज इक्वल टू जब आप यहाँ m ले लेंगे तो फिर क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un प्लस m, सॉरी m की जगह ले रहे हैं तो um प्लस पी माइनस um लेस देन 1 हो गया। अच्छा n तो m से पिकअप कर लिया एंड p किसके लिए है, 1, 2, 3, 4 सबके लिए। दिस इम्प्लाइज, अगर अब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि um माइनस 1 लेस देन um प्लस पी एंड दिस लेस देन um प्लस 1। अच्छा, अब इसका नाम थोड़ा मैं 2 रखने जा रहा हूँ, अगर 2 नहीं मैं रखा हूँ तो 2 रखने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार तो यहाँ ऑलरेडी है ही है हमारे पास, हो गया। अब ज़रा यहाँ इसको देख लीजिए क्या है ये, P जो है हमारा वही है P 1, 2, 3, 4 एंड डॉट्स 1। P1 लिखेंगे उसके लिए इनक्वालिटी ट्रू होगी, 2, 3, 4 कुछ भी लिखेंगे। अच्छा, अगर P1 लिखेंगे तो क्या होगा, um प्लस 1 लेस देन दिस नंबर। um भी तो नंबर है सीक्वेंस का कोई भी, um माइनस 1 करेंगे तो एक नंबर ही तो आएगा, दिस इज ए रियल नंबर, ये भी तो एक रियल नंबर आएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो दो रियल नंबर हैं उनके बीच सीक्वेंस के कौन टर्म है, सीक्वेंस के टर्म है। मैं लिख दे रहा हूँ P1, 2, 3 लिखिए, um प्लस 1 um प्लस 2 um प्लस 3 एंड डॉट्स 1। बात आपको समझ में आ रही है कि सीक्वेंस के वे सारे नंबर्स जो m प्लस 1 से बड़े हैं, मतलब ये, मतलब अगर यूँ बात कहें, अगर हम m कहें तो ये m प्लस 1, मतलब इसके बाद सीक्वेंस के जितने सारे टर्म्स आएंगे वे सारे टर्म्स इन दो रियल नंबर के बीच में बने हैं। तो क्या मैं बाउंडेड कह सकता हूँ, क्या मैं बाउंडेड कह सकता हूँ? नहीं, मैं बाउंडेड नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो m के बाद के सारे नंबर दो रियल नंबर के बीच में बने हैं, ये बात है। मुझे तो दिखाना है ना सारे नंबर, मतलब u1, u2, u3 सब। अब तो यहाँ छूट गया ना, ये छूट गया u1, u2 एंड डॉट्स 1, um छूटा है, um प्लस 1 के बाद तो है ये जो सेकेंड रिजल्ट है वो ये कहता है कि um 1 प्लस 1 के बाद सीक्वेंस के जितने सारे टर्म्स हैं वो दो नंबरों, दो रियल नंबर के बीच में है। अच्छा, अब ये कैसे हैं, ये नंबर्स कैसे हैं? अब इस नंबर्स के बारे में बात करने के लिए
कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, हमेशा वो टेक्निक आप यूज करेंगे जो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब उस टेक्निक को आप ध्यान से समझिए, अगर सीरियसली वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मुझे U1 U2 UM की बात करनी है, तो लेट कर लीजिए, लेट वही मिनिमम मैक्सिमम कंस्टेंट, लेफ्ट B इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ U1 U2 U3 एंड R1 UM एंड ये व्हाट UM -1, दिस है ये। इसकी मीनिंग क्या है कि B जो है ना, इनमें जो नंबर्स हैं सबसे मिनिमम है, तो इसका मतलब हुआ कि B लेस देन U1, B लेस देन U2, B लेस देन U3, तो B लेस देन UM -1 भी होगा। नेचुरल सी बात है, मैं लिख सकता हूँ दावे के साथ। यहाँ जरा आइए, 2 से आइए, फ्रॉम 2 से मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि UM -1 लेस देन व्हाट UM प्लस P है ये, राइट। और ये जो रिलेशंस ट्रू है किनके लिए है, यहाँ से P1 2 3 एंड R1 मतलब UM +1 M +2 ये है दिस। ये जो रिजल्ट है वो किसके लिए है, U1 U2 U3 के लिए। अब इस दोनों को मैं मिलाने जा रहा हूँ, किसको मिलाने जा रहा हूँ जरा यहाँ देखिए, B लेस देन UM -1 है और UM -1 लेस देन दिस है। तो लेस देन की जो इनइक्वालिटी होती है ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है, मतलब अगर A लेस देन B है और B लेस देन C है तो दिस इम्प्लाइज इन दोनों से A लेस देन C है। ये बात हम लिख देते हैं। तो अब यहाँ आइए कि B लेस देन UM -1 है और UM -1 लेस देन UM प्लस P है, तो दिस इम्प्लाइज इससे और इससे हम मिल के क्या लिखेंगे भाई फाइनली, कि जो B होगा वो लेस देन UN लिखेंगे या नहीं। अब यहाँ हो जाएगा फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, मतलब सब आ जाएगा ना, U1 यहाँ U1 U2 UM तक आ गया पूरा, और यहाँ आ गया UM +1 UM +2। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि ये जो नंबर्स है ये नंबर सीक्वेंस के सारे नंबरों से छोटा है। अब इस टेक्निक का हम लोग अप्लाई करते हैं। अब सेम यही टेक्निक इसके लिए यूज करिए फ्रॉम 2, तो मुझे थोड़ा डिलीट करना पड़ जाएगा, डिलीट करना। चलिए इसको भी अब आइए फ्रॉम 2 से ही आइए, देखिए फ्रॉम 2 से अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 व्हाट UM प्लस P लेस देन है UM +1 से। सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो M +1 के बाद वाले हैं इस रियल नंबर से ये UM +1 आया है, UM एंड +1 दिस, ये हम ये सफिक्स ऐसा है ये, ठीक है। अब यहाँ लेट क्या करेंगे, लेट कैपिटल B इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ U1 U2 एंड R1 UM एंड UM +1, राइट। B मैक्सिमम है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि B ये जितने हैं ये नंबर्स लिखे हैं सब नंबरों से बड़ा होगा, B U1 से बड़ा होगा, U2 से बड़ा होगा। तो मुझे थोड़ा UM +1 से देखना है, मुझे ये रिलेशन है UM +1 से है, तो B और इसमें रिलेशन क्या आएगा, सीधा सा पार्ट है कि B ग्रेटर देन होगा UM +1 से, यानी मीनिंग हो गई कि UM +1 जो होगा वो लेस देन B होगा। अब इससे और इससे हम क्या लिखेंगे, अगेन यूजिंग दिस रिजल्ट कि UM + P लेस देन UM +1 एंड UM +1 लेस देन B, तो फ्रॉम हियर एंड हियर वी हैव व्हाट UM + P लेस देन B फॉर ऑल, या यूँ अब लिख दें इसके ऐसे सीधे सपाट कि UN लेस देन B फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, मतलब कि सीक्वेंस के अब सारे नंबर, क्योंकि यहाँ U1 से आ गया ना UM तक, और ये रिलेशंस तो UM +1 के बाद हैं, तो जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो फिर सीक्वेंस के सारे नंबर्स मेरे B से छोटे हो जाएंगे, B से बड़े नहीं होंगे। तो अब UN लेस देन B फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, और अभी हमने एक चीज़ यहाँ प्रूव किया कि व्हाट, कहाँ चला गया, कि B लेस देन UN दिस। तो अगर मैं इसको यहाँ 3 कहूँ और इसको मैं यहाँ 4 कहूँ, तो फ्रॉम 3 and 4 वी हैव
क्या मिलेगा भाई, वाट, क्या लिखेंगे, बी लेस देन यू एन लेस देन बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अभी किसकी डिफिनीशन है, हेंस यू एन इज वाट, बाउंडेड। ये मेरी बात हो गई। अब इसके बाद जो चीज़ें प्रूफ करनी है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ बाउंडेड हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है। चलिए वेरी गुड। अब हमें पता है एक बड़ा फेमस रिजल्ट है वेल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम का कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो एटलीस्ट उसके पास वन लिमिट पॉइंट होती है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी वो। तो हमने प्रूव किया कि जो सीक्वेंस है वो मेरा व्हाट, बाउंडेड है। तो वी नो दैट every what bounded sequence, every bounded sequence un has at least one limit point, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा जो मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है। तो दिस वी नो दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस यू एन हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो लेट कर लें कि लेट एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ यू एन। अच्छा, अब लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन क्या होगी कि लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन ये होती है कि इसके जितने नेबरहुड बनेंगे फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल, उस नेबरहुड में यूएन के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स कंटेन करेंगे। या ये बात भी होगी, ऐसी भी डिफिनीशन से लिखते हैं, एल इज लिमिट ऑफ यूएन। तो देयरफॉर और हेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर Q ग्रेटर देन M सच दैट क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UK माइनस L। अब यहाँ भी वही है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। आप एप्सिलॉन 2 कुछ भी लिख सकते थे, 3 4 लिख दिए हैं तो 5 हमने यहाँ यूज कर लिया। दिस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Q ग्रेटर देन M सच दैट Q माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये बात मेरी हो गई। अच्छा, एक दूसरी भी मैं बात यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा ये रिजल्ट जो हमने कंसीडर किया है क्या कि UM प्लस P माइनस UM दिस लेस देन एप्सिलॉन UN प्लस P था, ऑफ कोर्स UN प्लस P एंड दिस UN लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू M एंड P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दैट्स ऑल। तो इसकी मीनिंग है कि अगर हम n की जगह अगर m लिख दें तब भी बात होल्ड करेगी बाई दिस, ये जो रिजल्ट है, सिंस दिस रिलेशन इज होल्ड। और हमने उसको स्टार नाम दिया है। तो आप देखिए ध्यान से, हमने तो यहाँ डिलीट कर दिया, स्टार हमारे पास नहीं, बट स्टार आप देखिए तो बाई स्टार जो रिलेशन हमारा है वी है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बात लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UM प्लस P माइनस UM लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 डेफिनेटली लिखा जा सकता है। और यहाँ P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड दैट्स ऑल। अच्छा, एप्सिलॉन बाई 3 हमने क्यों लिखा, वो भी उसके पीछे लिखने के पीछे लॉजिक है। अभी जो लास्ट में चीज़ें प्रूफ होंगी तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम एप्सिलॉन बाई 3 लिख रहे हैं। आप एप्सिलॉन 1 लिखिए, यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो आपकी इच्छा लिखिए। बट चूँकि ये ऐसा प्रोसेस है करने का, परंपरा रही है, तो इसलिए वो बातें लिखी जा रही हैं। तो वी हैव UM प्लस P माइनस UM लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 डेफिनेटली बात लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि इसी रिजल्ट से अगेन फ्रॉम स्टार वी हैव, मैं ये लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Q ग्रेटर देन M UQ माइनस UM दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये बात 100% लिखी जा सकती है। क्यों भाई, क्यों Q ग्रेटर देन M है, ये है। जैसे यहाँ देखिए n प्लस P ग्रेटर देन M, तीन का डिफरेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन बाई 3 होगा, एप्सिलॉन बाई 100 होगा, एप्सिलॉन बाई 2021 होगा, जो भी इच्छा है वो लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो UQ माइनस UM लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि Q ग्रेटर देन M है बाई दिस
100% पे बात लिखी जा सकती है। अब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, हो गई बातें। और इसका नामकरण संस्कार मैं यहाँ 5 हो गया, इसको मैं 6 कर दूँ और यहाँ इसको 7 कर दूँ। बट अब कुछ टाइम की बात रह गई है, अब तो उसके बाद ये आ गए हम लोग प्रूफ पे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसे। फाइनली बात हमारी अब ये आ गई कि नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएम प्लस पी माइनस एल को मैं लिख सकता हूँ यूएम प्लस पी माइनस यू के प्लस यू के, वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है यहाँ सीक्वेंस के टर्म है, प्लस यूएम माइनस यूएम एंड माइनस एल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं ग्रुपिंग कैसे करूँगा, वही 5 6 7 को ध्यान रखिए, 5 6 और 7। तो कैसा है ये, यू क्यू माइनस एल का है और यू क्यू माइनस यू एम है और ये है, तो यहाँ कर दूँ यू एम प्लस पी के साथ यू एम ले लूँ, माइनस यू एम है तो मैं ये ले लूँ, ये ले लिया और एक साथ लिया दिस। उसके बाद प्लस करिए और इसको लीजिए और इसको ले लीजिए। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू एम माइनस यू क्यू प्लस, अब क्या बचा, अब बचा हमारा ये बचा और ये बचा दिस, तो उसको मैं लिख सकता हूँ यू क्यू माइनस एल डेफिनेटली। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एम प्लस पी माइनस यू एम प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एम माइनस यू के प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू क्यू माइनस एल। अच्छा, यू एम माइनस यू के एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, तो फिर माइनस कॉमन करके मैं ये यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ यू के लिख दिया और यू एम भी लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं डेफिनेटली। आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, उस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। अब यूजिंग 5 6 एंड 7, आइए देखिए, अगर 5 6 7 का अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या चीज़ें आ जाएंगी, यूज करिए 5 6 7, यूजिंग 5 6 एंड 7 वी हैव क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एम प्लस पी माइनस एल। ये किसके लिए ट्रू है भाई, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। ओहो, अब समझ में आ गया ना एप्सिलॉन बाई 3 मैं क्यों ले रहा था। ये रिजल्ट होल्ड है P इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए। अच्छा, ये रिजल्ट होल्ड है कि Q ग्रेटर देन M के लिए, और यहाँ P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 है। दिस इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एम प्लस पी माइनस एल लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन। अच्छा, P क्या है, 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 है। अब यहाँ देखिए, यानी ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। अब इसी को मैं दूसरे ऐसी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, बी सीरियसली, यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m प्लस 1। देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, देखिए ये रिलेशन और रिलेशन मिलाइए, देखिए एक ही है या नहीं। P1 लिखिए तो यू एम प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ एन एम प्लस 1 शुरू करेंगे तो एम प्लस 1 माइनस एल आ गया। 2 लिखेंगे तो एम प्लस 2 आएगा, तो एम प्लस 1 के ग्रेटर एम प्लस 2 आएगा। दिस एंड दिस रिलेशन सेम, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स में परंपरा रही है कि जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करते हैं ना, तो उसको एज फार्म का लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। ये और ये एक ही है, कोई अंतर नहीं है, बट वो थोड़े मेरे चेहरे बदल गए हैं, आत्मा एक ही है, चीज़ एक ही है। तो ये क्या प्रूव करता है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, यू एन इज कन्वर्जेंट। हो गई बात है प्रूफ। दिस आर लिमिट, इसी को तो लिखते हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एल। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सीक्वेंस। तो एक कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जेंस की बात थी। तो यहाँ देखा आपने कि हमने किसी चीज़ का यूज नहीं किया, एक बिल्कुल अलग सा कॉची ने यहाँ चीज़ें डिफाइन की थी, इसीलिए इसे तो हम कॉची क्राइटेरिया कहते हैं। कॉची ने मानदंड रखा कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, तो कैसे उस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रूफ बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।